हेलो साथियों। आज हम देखेंगे कल आपकी जो सीटीटी एग्ज़ाम है उसमें आने वाला हिंदी है। हिंदी सब्जेक्ट की जो पैडोलॉजी उससे रिलेटेड कुछ टर्म जो मुझे ल- आपको बतानी थी। तो इसमें हिंदी सीटीटी में रियालिया यानी कि वास्तविक वस्तु या फिर वास्तविक स्थिति या फिर रियलिस्टिक मूर्त वस्तु दिखाना, रियालिया आपको शब्द आएगा वाक्य में। तो आपको मालूम होना चाहिए रियली यानी कि रियलिस्टिक, वास्तव रूप में किसी वस्तु को दिखाना। यानी कि क्लास में यदि आप कुछ बच्चों को बोलेंगे कि एप्पल एप्पल प्रत्यक्ष रूप से दिखाना, उसे बोलते हैं रियलिया। ये एक एक्टिव लर्निंग का माध्यम है। सज सजेशिया सजेशिया यानी कि सजेशन या फिर सुझाव, इसका मीनिंग है। यानी कि जो संगीत का उपयोग करता है, सजेशिया में सबसे महत्व टर्म एक टर्म है कि इसमें संगीत का उपयोग किया जाता है, सलाह देना या फिर परामर्श देना, सजेशिया। उसके बाद शब्द संपदा, शब्द संपदा यानी कि इसका इस्तेमाल जो है वो वाचन, लेखन, श्रवण, पठन, बोलने में शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो हमारी चार जो इम्पोर्टेंट टर्म है, यानी कि राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और जो हमारा एक्सप्रेस करने का जो लिसनिंग है, ये चार टर्म को रिलेट करने के बाद शब्द संपदा आती है। शब्द भंडार भी इसे कहा जा सकता है। उसके बाद है शब्द भाषा उपागम, समग्र भाषा उपागम। समग्र भाषा उपागम में का जो है वो तरीका है संपूर्ण पढ़ने, लेखन, श्रवण, कैसे प्रयोग करें, कैसे कहा, किस तरह से बोले। यानी कि समग्र भाषा उपागम में आता है कि कैसे कहा और किस तरह से पढ़े। ये कंसेप्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मीनिंग है विचारों का तूफान। यानी कि एक ही सवाल का अनेक उत्तर, उसे बोलेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। यानी कि एक सवाल के अनेक उत्तर किसे चुने, यह हमारी जो कन्फ्यूजन होती है उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। उसमें बात है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड यानी कि जो पढ़ाई में आजकल छोटे बच्चों को स्कूल में कार्ड रहते हैं, कार्ड पर चित्र रहता है और उसके पीछे उसका नाम रहता है, उसे बोलते हैं फ्लैश कार्ड। ट्रांसलिंग्विज्म यानी कि दो से अधिक भाषा सीखना और उसकी मातृभाषा प्लस विद्यालय की भाषा का उपयोग करते हुए सीखना। ट्रांसलैंग्वेलिज्म यानी कि ट्रांसलेशन, भाषा का ट्रांसलेशन करने का, मातृभाषा का उपयोग करके विद्यालय की भाषा यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना, इसे बोलते हैं ट्रांसलिंग्विज्म। एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन। एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन यानी कि कहानी में यदि कोई किताब है, किताब में कोई स्टोरी है, तो स्टोरी का जो हीरो है, हीरो की जगह खुद को रखना और रख कर उस तरह से थॉट करने का, विचार करने का कि मैं क्या करूँगा। यानी कि आपको उस हीरो की जगह खुद को रखना है और एक थॉट करना है कि मैं किस तरह सोचूंगा, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन। देखिए साथियों, ये जो शब्द है देने का यही उद्देश्य है कि कल आपको उसमें कन्फ्यूजन ना हो, इस शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए या फिर रिवीजन के लिए। वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास यानी कि ध्वनि ध्वनि से बनता है, अक्षर अक्षर से बनता है, शब्द शब्द से बनता है, पद और पद से बनता है वाक्य। यानी कि एक सीक्वेंस है। सार्थ शब्द क्रम, उसे सीखना यानी कि क्रमबद्ध से लिखना या फिर क्रमबद्ध से सीखने की जो मेथड है उसे वाक्य विन्यास बोलते हैं। उसके बाद है साक्षरता, अपना नाम लिखना और लिखने के काबिल बनना, ये इसे साक्षरता कहा जाता है। हमारे भारत में यही साक्षरता का जो डेफिनेशन किए, एटलीस्ट जो कोई आदमी है उसे अपना नाम लिखना आना चाहिए और संख्या का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद है घोषणात्मक वाक्य। घोषणात्मक वाक्य यानी कि लिमिटेड प्रैक्टिस में बताना, यानी कि सीमित अभ्यास करके उसका प्रयोग करना। यानी कि कोई टीचर है, ग्रामर का कुछ वाक्य पढ़ाते हैं या फिर एग्जाम्पल देते हैं। जैसे क्लासरूम में टीचर ग्रामर पढ़ाते हैं, दो एग्जाम्पल देते हैं और उतने ही लेते हैं, और जो स्टूडेंट है वो दूसरे दिन डायरेक्ट पेपर में जाता है और उस ग्रामर का जो एग्जाम्पल दिए थे उससे को रिलेटेड करते, जो प्रॉब्लम दिया है उसे सॉल्व करते। यानी कि लिमिटेड प्रैक्टिस में पूरा ज्ञान या फिर सब कुछ समझना और उसका प्रयोग करना यानी कि उसे पेपर में इम्प्लीमेंट करना। कल टीचर ने दो एग्जाम्पल दिए थे और आज तीसरा एग्जाम्पल डायरेक्ट पेपर में आया, तो डायरेक्ट पेपर का जो एग्जाम्पल है उसे सॉल्व करने के लिए कल के सिर्फ दो एग्जाम्पल का आज यूज़ करना, इसे बोलते हैं घोषणात्मक वाक्य। उसके बाद है अधिगम प्रतिसफल यानी कि लर्निंग आउटकम। पाठ खत्म होने के बाद यानी कि एंड में क्या हासिल हुआ, यानी कि रिजल्ट,
आप कोई भी पाठ पढ़ाते हो बच्चों को, या फिर भविष्य में आप टीचर बनने वाले हो, या फिर अभी आप पढ़ाते हो, तो पाठ पढ़ाने के बाद जो स्टूडेंट का जो आउटकम है क्या होता है कि वो रिजल्ट होता है, उसे बोलते हैं अधिगम प्रतिफल, यानी कि लर्निंग आउटकम। उसके बाद है अधिगम साक्षरता, शुरुआत की साक्षरता, उद्गामी साक्षरता। उद्गामी साक्षरता यानी कि शुरुआत की साक्षरता, आपको याद रखना होगा इसका डेफिनेशन। उपागम अप्रोच यानी कि सीखने का तरीका। उपागम अप्रोच को बोलते हैं सीखने का तरीका, आप कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। संप्रेषणीय भाषा पद्धति, खुद के विचार दूसरों तक पहुंचाना, हाव भाव से हो या फिर चित्र से हो या फिर लेखन से, उसे संप्रेषण यानी कि एक्सप्रेस करना हमारा जो कुछ भी थॉट है वो किसी भाषा के जरिए, चाहे वो हाव भाव से हो, चित्र से हो या फिर लेखन से हो। प्रतिलेखन का मीनिंग है ट्रांसक्रिप्ट। जैसे भी आपको मालूम है कि प्रतिलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्ट, किसी भाषा का ट्रांसलेशन हो, पुस्तक का वाक्य शब्द फिर से लिखना, यानी कि ट्रांसक्रिप्ट करना। यानी कि यदि सामने आपको ये नोटबुक में दिख रहा है कि ट्रांसक्रिप्ट शब्द, यही ट्रांसक्रिप्ट शब्द आपकी नोटबुक में लिखना, उसे बोलते हैं प्रतिलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन। जो किताब में दिया है एज इट इज़ कॉपी करना आपकी दूसरे कॉपी में या फिर नोटबुक में, उसे प्रतिलेखन बोलते हैं। सचेत या कि कॉन्शियस, सचेत यानी कि कॉन्शियस होना चाहिए। जो भी क्लासरूम में बच्चे होते हैं वो हमेशा कॉन्शियस होने चाहिए। भाषा की बारीकी से पढ़ना, यानी कि जो कुछ भी छोटी सी कंसेप्ट हो भाषा के रिलेटेड उसे पढ़ना, उसका मालूम होना, ये कॉन्शियस के कुछ लक्षण हैं। फिनोमिक्स अवेयरनेस यानी कि श्रवण कौशल्य। फिनोमिक्स का हिंदी में मीनिंग है श्रवण कौशल्य, यानी कि जो कुछ भी हम सुनते हैं, सुन के उसको पहचानना, यानी कि शब्द सुनकर पहचानना। यदि हम एग्जाम्पल देते कि ये पेन है, तो ये आपको मालूम है पेन किस तरह है। पेन शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग में इस तरह की इमेज फॉर्म हो जाएगी, तो इसे फिनोमिक अवेयरनेस या फिर श्रवण कौशल्य बोलेंगे जब सामने वाला बोलता है। उसके बाद वर्तन यानी कि स्पेलिंग, वर्तन यानी कि स्पेलिंग, शब्द वाक्य में ठीक से लिखना, इसे वर्तनी या फिर स्पेलिंग बोलते हैं। शब्द स्पेलिंग हम जो लिखते हैं उसे बोलते हैं वर्तनी। उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन, शब्द का उच्चारण। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म रूब्रिक्स यानी कि छात्रों का मूल्यमापन करने के लिए इस्तेमाल करने का उपकरण। तो छात्रों का मूल्यमापन करते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि ग्रेडिंग सिस्टम में क्या करते हैं, एक पेपर होता है, उस पर क्वेश्चन होता है और उसमें सही गलत या फिर ऐसे बराबर टिक मार्क होती है या फिर क्रॉस की हम क्रॉस मार्किंग कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका मूल्यमापन करना है। मूल्यमापन के बाद है ट्रांसलिंग्विज्म यानी कि भाषांतरण। एक भाषा का दूसरी भाषा में भाषांतर करना, उसे क्या कहते हैं कि ट्रांसलिंग्विज्म। उसके बाद है मिश्र शिक्षण यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग। मिश्र यानी कि पारंपरिक शिक्षण के साथ एडवांस लर्निंग की कौशल विकसित करना तथा शिक्षण या तथा उपकरणों का उपयोग करना। जैसे कि पारंपरिक शिक्षण, जैसे क्लासरूम में टीचर आते हैं और सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे या फिर जो हमारा श्याम पटल है उस पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे। लेकिन आजकल यहाँ पे एनिमेशन के जरिए या फिर हमारा जो प्रोजेक्टर मेथड होती है या फिर कंप्यूटर पे दिखाकर पढ़ाई करते हैं, तो ये से मिश्र शिक्षण कहेंगे। उसके बाद शास्त्रीय भाषा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको सीडीपी और पेडोलॉजी दोनों में भी दिखाई देगा कि जो शास्त्रीय भाषा है वो पुरानी भाषा को शास्त्रीय भाषा कहते हैं। लगभग 1000 साल पुरानी वो भाषा चाहिए, उसका ग्रंथ होना चाहिए, उसके साहित्य होने चाहिए, उसका खुद का व्याकरण होना चाहिए। हमारी जो भारत की पहली शास्त्रीय भाषा है वो तमिल है, आपको याद रखना होगा। तमिल पहली भारत की शास्त्रीय भाषा है, वो 2004 में उसे इंडियन गवर्नमेंट में डिक्लेयर किया था। अब तक 2024 तक 11 शास्त्रीय भाषा है, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद एक कंसेप्ट निवेशी परिकल्पना यानी कि सामग्री का उपयोग करना, उसका जो फॉर्मूला है I+1 है, इस तरह से बताया है। बोधगम्य निवेश भी कहा जाता है। विद्यार्थी को जो भाषा सीखने में मदद करता है उसे निवेश परिकल्पना कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर हो, ऑनलाइन टीचिंग हो, इसके जरिए वो बच्चा क्या करता है, आजकल पढ़ता है। भूमिका निभाना, या सबसे पहले तो रोल प्ले है। एक
यूज़ इन स्टडी सबसे महत्वपूर्ण है कि आजकल स्टडी में रोल प्ले इस्तेमाल करते हैं। रोल प्ले यानी कि जो भूमिका होती है उससे क्या होता है, बच्चे को ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के साथ साथ उसे नॉलेज भी मिलता है, यानी कि अधिगम करता है। इंटरव्यू हो, साक्षात्कार हो, जैसे कि मॉक इंटरव्यू होते हैं हमारे टीचिंग एग्जाम होने के बाद, तो इस तरह के प्रत्यक्ष पार्टिसिपेशन होता है। सक्रिय शब्द भंडार, सक्रिय शब्द भंडार का मीनिंग है जो शब्द नियमित रूप से इस्तेमाल में आते हैं उसे शब्द सक्रिय शब्द भंडार कहते हैं। यानी कि डेली रूटीन में रूटीन वर्ड भी उसे बोल सकते हैं कि सक्रिय शब्द भंडार, यानी कि हम जिसका डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा की एक पैटर्न है। सांकेतिक भाषा एक पैटर्न है जिस तरह से कोई लेटर है, सर्कल है, सर्कल के बाद 2 लाइन, सर्कल, डबल लाइन, इस तरह का एक पैटर्न होता है। तो आपको ये सांकेतिक भाषा है। श्रव्य भाषिक विधि यानी कि आर्मी मेथड है ये। श्रव्य यानी कि सुन के उस पर एनालिसिस करना। व्यवहारवाद पर डिपेंड है ये, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो श्रव्य भाषिक विधि है वो व्यवहारवाद पर आधारित है। श्रवण इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ये कुछ चीज़ें थी आपको बतानी थी आपकी हिंदी भाषा के संदर्भ में। बाद में निपुण भारत नाम का एक कंसेप्ट है। निपुण भारत में लगभग प्री स्कूल से 3rd क्लास तक विद्यार्थी का एक कंसेप्ट होता है, ये आपको याद रखना होगा। जिसमें निपुण भारत में कम से कम जो आदमी उसे या फिर बच्चा है उसे 3rd क्लास तक लेखन यानी कि लिखना आना चाहिए। चाहे वो आपकी जो शब्द है या फिर आपके जो ABCD होती है उसको आपको याद रखना, मतलब उसको आना चाहिए उस स्टूडेंट को। 3री क्लास तक के बच्चे को प्री स्कूल से 3rd क्लास तक अंक या फिर संख्या का ज्ञान उसे होना चाहिए। यानी कि निपुण भारत में एक किस पे जोर दिया है, तो बच्चे को कम से कम उसे लिखना आना चाहिए और अंकगणित या फिर संख्या का ज्ञान होना चाहिए, जानकारी का। और ये जो निपुण भारत का टारगेट है ये 2026 से 2027 तक है कि हर बच्चे को, देश के हर बच्चे में लेखन और संख्या का ज्ञान एटलीस्ट आना चाहिए। भारत की जो द्वितीय भाषा है वो अंग्रेज़ी है, आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद है प्रथम भाषा जो है संस्कृत है। भारत की प्रथम भाषा संस्कृत है, याद रखो। द्वितीय भाषा ट्रांसलिंग्विज्म, भाषांतर। उसके बाद है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में व्याकरण नहीं होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सांकेतिक भाषा में कोई व्याकरण नहीं होता है लिखित स्वरूप का। भारत में हिंदी जो है, हिंदी कार्यालयीन भाषा है, आपको याद रखना होगा कि हिंदी कार्यालयीन भाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी कार्यालयीन भाषा यानी कि जो ऑफिस की वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश सहयोगी प्रशासकीय भाषा है। इंग्लिश जो है वो सहयोगी प्रशासकीय भाषा है। थीम बेस्ड एजुकेशन यानी कि आइडिया, थीम किसी भी कंसेप्ट पे या फिर आइडिया पे एजुकेशन प्रमोट करना। शब्द भंडार हमने पहले देखा था कि शब्दकोश आपको याद रखना होगा। शब्द भंडार किसे कहते हैं, तो शब्दकोश को, यानी कि आपके पास जितने भी शब्द हैं चाहे वो हिंदी इंग्लिश की जो बचपन से आज तक आपने पढ़े उसे शब्द भंडार कहेंगे, जो हम अपनी बोली भाषा में या फिर हमारी मदर टंग में इस्तेमाल करते हैं या फिर हमारे एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। संपादन एक टर्म है। संपादन जो है वो पेपर या फिर न्यूज़पेपर में लास्ट में होता है, यानी कि जो संपादक होता है किसी पेपर का वो पेपर में कुछ करेक्शन है वो आइडेंटिफाई करता है, उसे संपादन कहते हैं। संपादन लास्ट में आता है। लेटर में पहले मानस चित्रण या फिर पहला चरण भी कहते हैं। लेटर, कोई भी लेटर या फिर न्यूज़पेपर हो उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना उसे बोलते हैं मानस चित्रण। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे, याद रखिए। अब एक आपको ज़रूरत की बात मतलब बताता हूँ कि आपके जो उत्तर इसमें है, यानी कि शिक्षा है जो एजुकेशन इज़ मस्ट एक्टिविटी बेस्ड। कल आप जो रीज़न असेंशन टाइप के जो एग्जाम्पल लिए, जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो उस प्रॉब्लम में एक ही बार आपको एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है। जितने भी क्वेश्चन हो गए, जो एजुकेशन है वो मस्ट एक्टिविटी बेस्ड और चाइल्ड सेंट्रिक यानी कि विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। जितने भी ऑप्शन हो गए ना, आपको सिर्फ उसमें वेरीफाई करना है कि वो जो एजुकेशन है वो कितना सही है बच्चे के लिए, यानी कि एक्टिविटी या वो कितना पार्टिसिपेट करता है उस ऑप्शन में या फिर सेंटेंस में। और जो चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए वो एग्जाम्पल। क्रिएटिविटी पे एक ध्यान देना चाहिए। उसके बाद रचनावाद, व्यवहारवाद।
व्यवहारवाद का टर्म जब भी आपको दिखाई दे तो उसे कोरिलेट करना है भाषा के संदर्भ में, व्यवहारवाद। और जो रचनावाद है, रचनावाद हमें दिया था हमारे जीन पियाजे ने, याद रखिए कि बच्चा जो है वो रचनावादी होना चाहिए। उसके बाद है आगमन। आगमन एक कंसेप्ट है, विधि का प्रकार है, आगमन विधि या फिर निगमन विधि। उसमें आगमन का बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिए कि नोन टू अननोन। आगमन का मीनिंग होता है नोन यानी कि जो हमें मालूम है, मालूम से अज्ञात तक, या फिर उदाहरण से नियम तक। कोई टीचर पढ़ाता है तो सबसे पहले एक बेस्ट टीचिंग मेथड है कि जो टीचर है वो एग्जाम्पल देके बताता है, तो उसे एग्जाम्पल देके सूत्र बताता है, तो उसे आगमन विधि बोलेंगे। सबसे छोटा जो है वो ध्वनि होता है, आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा टर्म है आगमन की विशिष्ट से यानी कि विशिष्ट से सामान्य तक। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, विशिष्ट यानी कि सबसे छोटा, छोटा क्या होता है, एग्जाम्पल होता है, आपको याद रखना होगा। उसके बाद है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल यानी कि दूसरों की भावना जानता है, उसे इंटरपर्सनल बोलेंगे। इंट्रापर्सनल, इंट्रा INTRA यहाँ पे ए है। इंट्रापर्सनल यानी कि स्वतः की भावनाओं को जानना, खुद की भावनाओं को जानना, यानी कि जो साधु संत वगैरह होते हैं या फिर टीचर वगैरह होते हैं, वो साधु संत ये क्या करते हैं, इंट्रापर्सनल है। ओपन एंडेड यानी कि खुली किताब की तरह, या फिर ओपन एंडेड यानी कि खुले विचारों वाला। इसे अपसरी चिंतन के रिलेटेड में आप ध्यान में रख सकते हैं। सतत और व्यापक यानी कि कंटिन्यूअस मूल्यांकन। अनुमान जो है वो उसे ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। तो ये कुछ आज की टर्म थी, आपको बताना मुझे मतलब यहाँ पे बताना था, इसलिए ये वीडियो बनाए। जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन सभी को कल का जो होने वाली एग्ज़ाम है वो अच्छी तरह से जाए, और आपके जो मार्क्स है आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाए। तो आई होप इस वीडियो का आपको एक हेल्पफुल ठहरेगा। तो जो भी वीडियो देखेंगे पहली बार वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में भी इस तरह के कुछ वीडियो जो है वो आप तक मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम।